हेलो फ्रेंड्स, मैं दीक्षा आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल छात्रपीडिया पर आपका स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि हम जेटेट परीक्षा के लिए नागपुरी भाषा का सीरीज चला रहे हैं। इस सीरीज में हम नागपुरी के इम्पोर्टेंट टॉपिक जो जेटेट के सिलेबस में दिया गया है उसको एक एक करके डिटेल से समझेंगे और हर एक टॉपिक के बाद उसका MCQ करेंगे। अगर आप जेटेट की तैयारी कर रहे हैं और नागपुरी सब्जेक्ट को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग नागपुरी का दूसरा टॉपिक जो जेटेट के सिलेबस में दिया गया है देवनागरी आधारित लेखन रूप, उसको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे नागपुरी भाषा और लिपि। तो इसमें दिया गया है कि नागपुरी भाषा का दुई रूप होवेला। पहला मौखिक रूप, दूसरा लिखित रूप। तो नागपुरी भाषा का या कोई भी भाषा का दो रूप होता है, एक मौखिक रूप होता है या एक लिखित रूप होता है। कौनो भाषा कर पूरा विकास तब होवेला जब ओकर बोले, पढ़े और लिखे तीनों समान रूप से विकसित होवेला। मतलब किसी भी भाषा का पूरा विकास तब होता है जब उसका बोलना, पढ़ना और लिखना तीनों का समान रूप से विकास होता है। ठीक है फ्रेंड, आगे है कि भाषा और लिपि एक दूसरे का पूरक है। मतलब भाषा और लिपि जो है वह एक दूसरे का पूरक है। मतलब भाषा के बिना लिपि अधूरा है और लिपि के बिना भाषा अधूरा है। जैसे फ्रेंड्स की लिपि जो है उसका अस्तित्व तभी तक है जब कोई भाषा है। अगर भाषा ही नहीं रहेगा तो फिर लिपि का क्या करेंगे? भाषा को लिखने के लिए ही तो लिपि का प्रयोग किया जाता है। वैसे ही भाषा का विकास और संरक्षण तभी संभव है जब लिपि है, क्योंकि जब तक भाषा को लिखेंगे नहीं तब तक आने वाला जनरेशन के लिए वो संरक्षित हो नहीं पाएगा, तो भाषा का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे ये कहा गया है कि भाषा और लिपि जो है वह एक दूसरे का पूरक है। ठीक है, आगे है कि लिपि उ साधन है जेकर माध्यम से भाषा के लिखित रूप में लिखल जाएला। मतलब लिपि साधन है, वह साधन है जिसके माध्यम से भाषा को लिखित रूप में लिखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे है लिपि का विकास। लिपि का विकास हम लोग देखते हैं तो मानव सभ्यता का विकास कर संगे संगे लिपि कर हो विकास होलक। मतलब मानव सभ्यता का जैसे जैसे विकास हुआ वैसे वैसे जरूरत के अनुसार लिपि का भी विकास हुआ। हो का अर्थ यहाँ पे होगा फ्रेंड्स भी। तो मानव सभ्यता का विकास के साथ साथ उसके ज़रूरत के अनुसार लिपि का भी विकास हुआ। आगे हम लोग देखते हैं लिपि का विकास क्रम। अब लिपि का विकास क्रम क्या है इसको शॉर्ट में देखते हैं। तो सबसे पहले आया चित्रलिपि। मानव लोग जो है वह अपने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए सबसे पहले चित्र के द्वारा व्यक्त करते थे, तो इसलिए उनको चित्रलिपि नाम दिया गया। पर चित्रलिपि से उनका ज़रूरत पूरा नहीं हो पाता था, तो इसलिए उसके बाद आया अक्षर लिपि। अक्षर लिपि में सबसे पहले आया ब्राह्मणी लिपि। ब्राह्मणी लिपि को दो भाग में बांटा गया, उत्तर शैली और दक्षिण शैली। तो दक्षिण शैली से हम लोगों को यहाँ नहीं मतलब है, हम लोग उत्तर शैली को आगे देखते हैं। तो उत्तर शैली को चार भागों में बांटा गया, कुटिल लिपि, गुप्त लिपि, शारदा लिपि और नागरी लिपि। और यही नागरी लिपि का जब विकास हुआ तो वह बना देवनागरी लिपि। ठीक है फ्रेंड्स, नागरी लिपि का ही विकसित रूप को देवनागरी लिपि कहा गया। और आगे चल के देवनागरी लिपि को भी तीन भाग में बांट दिया गया, बांग्ला लिपि, उड़िया लिपि और कैथी लिपि। यहाँ पे कैथी लिपि का जो है प्रयोग पहले भोजपुरी लिखने में, मगही लिखने में, नागपुरी लिखने में, ये सब भाषा को लिखने में कैथी लिपि का प्रयोग पहले किया जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। आगे है नागरी और देवनागरी लिपि। नागरी और देवनागरी लिपि। नागरी लिपि संस्कृत, प्राकृत अपभ्रंश, हिंदी, मराठी, नेपाली आदि भाषा का प्रमुख लिपि रहल है। नागरी लिपि जो है वह संस्कृत का, प्राकृत अपभ्रंश का, हिंदी, मराठी, नेपाली ये सब भाषा का प्रमुख लिपि रहा है। समय का संग
नागरी लिपि कर विकसित रूप के देवनागरी लिपि कहल गेलक। मतलब समय के साथ साथ नागरी लिपि का विकसित रूप को ही देवनागरी लिपि कहा गया। देवनागरी का संधि विच्छेद किया गया देव प्लस नागरी। देव का अर्थ यहाँ पे फ्रेंड्स होता है श्रेष्ठ, देवता या श्रेष्ठ, और नागरी का अर्थ यहाँ पे बताया गया है कि नगरों में प्रचलित लिपि। नागरी का अर्थ यहाँ पे क्या बताया गया है कि नगरों में प्रचलित लिपि। इसको आगे देखिएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पे दिया गया है कि देवनागरी एगो महान या श्रेष्ठ लिपि है के। देवनागरी एगो महान या श्रेष्ठ लिपि है के जेकर प्रयोग विद्वान और शिक्षित समाज में करल जात रहे। जिसका प्रयोग जो है वह पहले विद्वान और शिक्षित समाज में करल जाता था। इसीलिए यहाँ पे देवनागरी का जो देव प्लस नागरी में संधि विच्छेद किया गया, तो यहाँ पे बताया गया कि यह एक ऐसा श्रेष्ठ लिपि है। देव का अर्थ है श्रेष्ठ और नागरी का अर्थ यहाँ पे इसीलिए ये बता दिया गया कि इसका कि नगरों में प्रचलित लिपि, मतलब नगरों में जो विद्वान और शिक्षित समाज के लोग रहते थे वहाँ पे प्रचलित लिपि वही हुआ देवनागरी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। तो आजकल समाज में नागपुरी भाषा का मानक लेखन खातिर देवनागरी सबसे उपयुक्त लिपि मानल जाते। आज के समय में जो है वह नागपुरी भाषा का सबसे उपयुक्त और मानक लिपि किसको माना जाता है, तो देवनागरी को। अब है नागपुरी भाषा में प्रयुक्त लिपि। अब नागपुरी भाषा में कौन कौन सा लिपि प्रयोग में आया है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि समय समय पर नागपुरी भाषा के अलग अलग लिपि में लिखल गेलक। मतलब समय समय के साथ नागपुरी भाषा को अलग अलग लिपि में लिखा गया। तो कौन कौन सा लिपि में लिखा गया नागपुरी को? रोमन में, कैथी में, बांग्ला में और देवनागरी में। तो ये चारों लिपि में नागपुरी भाषा को समय समय के साथ लिखा गया, ये ध्यान में रखिएगा। आगे है कि इस सब में से देवनागरी लिपि में सबसे अधिक साहित्य लिखल जाए है। मतलब ये चारों लिपि में से सबसे अधिक जो साहित्य है वह देवनागरी लिपि में लिखा गया। यही कारण आज देवनागरी नागपुरी भाषा का मानक लिपि है और इसी कारण से देवनागरी को नागपुरी भाषा का मानक लिपि माना गया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं नागपुरी गद्य साहित्य का विकास। नागपुरी गद्य साहित्य का विकास कैसे हुआ इसके बारे में दिया गया है। तो पहले नागपुरी साहित्य मुख्य रूप से पद प्रधान रहे। मतलब पहले नागपुरी साहित्य में सिर्फ पद पाया जाता था, पद के फॉर्म में ही नागपुरी साहित्य पाया जाता था। यही कारण पूर्णा पर्याकर गद्य साहित्य बहुत कम मिलेला और इसीलिए पुराने ज़माने में नागपुरी भाषा का गद्य साहित्य का फॉर्म बहुत कम देखने को मिलता है। आगे है कि नागपुरी गद्य साहित्य का व्यवस्थित विकास ईसाई मिशनरी का आगमन के बाद शुरू होलक। मतलब नागपुरी गद्य साहित्य का व्यवस्थित विकास जो है वह ईसाई मिशनरी लोग के आगमन के बाद शुरू हुआ। वो मानकर प्रमुख योगदान, ईसाई मिशनरी लोग का प्रमुख योगदान नागपुरी गद्य साहित्य के विकास में क्या रहा, ये यहाँ पे देखते हैं। तो वह है बाइबल का नागपुरी में अनुवाद। ये लोग बाइबल का नागपुरी में अनुवाद करवाए। दूसरा है धार्मिक पुस्तक प्रकाशित कर लें, धार्मिक पुस्तक ये लोग प्रकाशित किए। तीसरा है धार्मिक प्रचार खातिर गद्य रूप में समाचार पत्र और अन्य साहित्य प्रकाशित कर लें। मतलब अपना धर्म का प्रचार के लिए ईसाई मिशनरी लोग समाचार पत्र और अन्य साहित्य जो प्रकाशित किए वह गद्य के फॉर्म में किए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से गद्य साहित्य का विकास शुरू हुआ। आगे दिया गया है कि शुरुआत में मिशनरी मन नागपुरी लिखे के लिए कैथी और रोमन लिपि का प्रयोग कर रहे हैं। मतलब सबसे शुरू में जब मिशनरी लोग आए तो नागपुरी भाषा को लिखने के लिए सबसे पहले कैथी और रोमन लिपि का प्रयोग किए। बाद में देवनागरी लिपि की अपना लें, फिर बाद में देवनागरी लिपि को अपनाए।
लगभग 1850 से 60 ईस्वी से नागपुरी गत कर विकास शुरू होलक और 1950 ईस्वी तक एकर व्यापक विकास हो गेलक। मतलब 1850 से 60 ईस्वी से नागपुरी गत का विकास शुरू हुआ और 1950 ईस्वी तक इसका व्यापक विकास हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं देवनागरी लिपि कर विशेषता। अब देवनागरी लिपि का क्या विशेषता है ये हम लोग देखते हैं। तो देवनागरी दुनिया का सबसे वैज्ञानिक और ध्वन्यात्मक लिपि में से एक मानल जाएगा। देवनागरी जो है वह दुनिया का सबसे वैज्ञानिक और ध्वन्यात्मक लिपि में से एक माना जाता है। यहाँ पे ध्वन्यात्मक का अर्थ ये होता है फ्रेंड्स कि ध्वनि के अनुसार लेखन। ठीक है, ध्वन्यात्मक का क्या अर्थ होता है? ध्वनि के अनुसार लेखन, मतलब जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। और ये पूरा सेंटेंस का अर्थ ये हुआ कि देवनागरी एक ऐसा लिपि है जो नियमबद्ध है और जिसमें शब्दों को उसी तरह लिखा जाता है जैसे उसका उच्चारण किया जाता है। इसलिए दुनिया की सबसे वैज्ञानिक और ध्वन्यात्मक लिपियों में से एक जो है वह देवनागरी लिपि को माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक मुख्य विशेषता है कि अब इसका मुख्य विशेषता क्या है ये हम लोग देखते हैं। तो पहला है ध्वनि चिन्हों की पर्याप्तता। देवनागरी लिपि में ध्वनि चिन्हों की पर्याप्तता है। देवनागरी में लगभग हर ध्वनि खातिर अलग अलग वर्ण उपलब्ध है। देवनागरी में हर ध्वनि के खातिर अलग अलग वर्ण उपलब्ध है। दोसर लिपि के तुलना में एकर ध्वनि चिन्ह बेसी है। मतलब दूसरा लिपि से जब आप कंपैरिजन कीजिएगा देवनागरी लिपि का, तो देवनागरी लिपि में जो है वह ध्वनि चिन्ह ज़्यादा उपलब्ध है, जेकर से भाषा का शुद्ध लेखन करल जा सकेला और जिससे भाषा का शुद्ध लेखन किया जा सकता है। अब देवनागरी लिपि का दूसरा विशेषता देखते हैं। तो दूसरा विशेषता है स्वर और व्यंजन कर अलग वर्गीकरण। देवनागरी लिपि में स्वर और व्यंजन का अलग अलग वर्गीकरण किया गया है। देवनागरी में स्वर और व्यंजन कर वैज्ञानिक वर्गीकरण करल गेलक है। यहाँ पे वैज्ञानिक वर्गीकरण का अर्थ ये हुआ कि कोई भी चीज को उसका गुण, स्थान या काम के आधार पर एक निश्चित नियम से बांटना, उसको बोलेंगे उसका वैज्ञानिक वर्गीकरण। तो यहाँ पे स्वर और व्यंजन को एक नियम के अनुसार, उसके काम के अनुसार बांटा गया है, उसके गुण के अनुसार बांटा गया है। इसीलिए यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि देवनागरी में स्वर और व्यंजन कर वैज्ञानिक वर्गीकरण करल गेलक है। ठीक है फ्रेंड्स, स्वर संगे मात्रा कर प्रयोग निश्चित नियम के अनुसार होएला। मतलब स्वर के साथ मात्रा का जो प्रयोग है वह निश्चित नियम के अनुसार होता है। इसका अगला विशेषता है व्यंजन कर वर्गीकरण। अब व्यंजन का वर्गीकरण हम लोग देखते हैं। तो व्यंजन कर वर्गीकरण उच्चारण स्थान और उच्चारण प्रक्रिया के आधार पर करल गेलक है। व्यंजन का वर्गीकरण जो है वह उच्चारण स्थान और उच्चारण प्रक्रिया के आधार पर किया गया है। एकर में अल्प प्राण, महाप्राण और अनुनासिक ध्वनि कर स्पष्ट विभाजन मिलेला। तो फ्रेंड्स, जब हम लोग वर्ण पढ़ेंगे तब वहाँ पे हम लोग व्यंजन का पूरा वर्गीकरण देखेंगे कि अल्प प्राण क्या है, महाप्राण क्या है, अनुनासिक क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम लोग देखते हैं शुद्ध उच्चारण। तो देवनागरी लिपि का अगला विशेषता है शुद्ध उच्चारण। देवनागरी लिपि का सबसे बड़ विशेषता ई है कि जैसन लिखल जाला वैसने पढ़ल जाला और वैसने उच्चारण करल जाएला। मतलब देवनागरी लिपि का क्या विशेषता है कि जैसा लिखा जाता है वैसा ही पढ़ा और वैसा ही उच्चारण किया जाता है। यही कारण देवनागरी के रोमन जैसन दूसर लिपि से अधिक वैज्ञानिक मानल जाएला। मतलब इसी कारण से देवनागरी को रोमन जैसा दूसरा लिपि से अधिक वैज्ञानिक माना जाता है। दूसरा लिपि से कंपैरिजन के आधार पर देवनागरी का ये विशेषता है कि इसको जैसा लिखा जाता है उसको वैसा ही पढ़ा जाता है। अब यहाँ पे रोमन से कंपैरिजन किया तो रोमन में देखिएगा फ्रेंड्स कि जो इंग्लिश लिखा जाता है रोमन लिपि में, उसको बहुत सारा उसमें ऐसा वर्ड मिल जाएगा कि जैसा लिखा जाता है उसको सेम टू सेम वैसा उच्चारण नहीं किया जाता है, बल्कि उसमें बदलाव के साथ उस वर्ड का उच्चारण किया जाता है।
तो यहाँ पे देवनागरी का मुख्य विशेषता है कि जैसा लिखा जाता है वैसा ही पढ़ा जाता है। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, अगला है नागपुरी भाषा खातिर सबसे उपयुक्त लिपि। देवनागरी लिपि जो है वह नागपुरी भाषा के लिए सबसे उपयुक्त लिपि है। नागपुरी भाषा ध्वनि के स्पष्ट, शुद्ध और सही रूप में व्यक्त करे कर क्षमता देवनागरी में सबसे अधिक है। तो ऊपर जो भी विशेषता बताए उस सब विशेषता के कारण नागपुरी भाषा का ध्वनि को स्पष्ट, शुद्ध और सही रूप में व्यक्त करने का क्षमता जो है वह देवनागरी लिपि में सबसे ज़्यादा है। यही कारण वर्तमान समय में नागपुरी भाषा कर मानक लेखन खातिर देवनागरी सबसे उपयुक्त लिपि मानल जाएला। इसी कारण से वर्तमान समय में नागपुरी भाषा का सबसे उपयुक्त और मानक लिपि किसको माना जाता है, तो वह देवनागरी लिपि को माना जाता है। ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो। अब हम लोग अगले वीडियो में इसके आगे का टॉपिक करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इस वीडियो में जो टॉपिक पढ़ाया गया है, इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या कोई भी सुझाव अगर आप देना चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।